पूरे इंडिया से आपके पास बच्चे पढ़ते हैं। अब मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन से बच्चे होते हैं, क्या सिम्टम होता है, वो कौन से बच्चे हैं जो सेलेक्ट होते हैं, उसके बारे में बताइए। बच्चे में यदि फायर, बच्चे को यदि जॉब चाहिए और यदि वो 8 से 10 महीने तैयारी कर रहा है तो इतनी जॉब्स निकल रही हैं कि वो आराम से 1 साल के अंदर 8 से 10 महीने में एग्जाम देगा, साल सवा साल में आराम से उसके पास में ऑफर लेटर होगा। लेकिन आप सर इंजीनियरिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं ना कहीं आप बच्चे में देखता हूँ, कमेंट में पढ़ता हूँ कभी कभी जाकर, तो वो आपसे पूछना चाहते हैं कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। गवर्नमेंट की जॉब अनसर्टेन है, नहीं पता होगा कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग आएगी, इनका कुछ नहीं पता। लेकिन जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उस दिन बच्चा जगता है और जग के आते ही हमसे पूछना है सर सिलेबस कितने दिनों में हो जाएगा। आज की डेट में बाजार में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन में मैंने सोशल मीडिया, बच्चा डिफरेंट टाइप के सोशल मीडिया पर अपना टाइम बहुत खराब कर रहा है। वहां पर इतनी सारी स्ट्रेटेजी चल रही है कि एक कोई भी विद्वान पुरुष आके बोलते हैं कि अगले 15 मिनट में देखें और एग्जाम कैसे क्लियर करें। बदलाव होते रहता है, बदलाव को कोई रोक नहीं सकता। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने क्या इस समय में बदलाव देखे और किस तरह से अपने आप को समय के साथ बदला और किस तरह से बच्चे बदले, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो बच्चा पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते क्योंकि वो अकेला है और वो पढ़ते पढ़ते ऐसी चीज खोजने लगता है जो उसके लिए हाईली रिलेवेंट होती है। मुझे ऐसा लगता है कि महाभारत में पूरा जीवन है। मतलब आप यदि बिजनेस चलाने की बात करेंगे तो पूरी रणनीति है। मैं ये समझ पा रहा हूँ कि पंकज सर इमोशनल इंसान भी हैं, है ना? हाँ सर, मतलब इमोशनल तो मैं ज्यादा ही हूँ। मतलब ऑनलाइन के इस जमाने में थोड़ा सा अपना दिमाग काम में नहीं, दिखावे पर उजत, मतलब जो आज की डेट में जो चार्म चल रहा है, जो दिखावा चल रहा है, उस पर ना जाके आप ये देखें सिंसियरिटी के साथ में कैसे मेहनत हो सकती है, अब जाके बच्चे के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी। सरकारी नौकरी का सपना तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका वो सपना साकार हो पाता है। और वो सपना साकार कैसे होता है? जब उनको सही मार्गदर्शन मिल जाता है, जब उनको वैसा कोई गुरु मिल जाता है। इसी सीरीज में आज हमने इनवाइट किया है अपने पॉडकास्ट में डॉक्टर पंकज गोयल सर को। पंकज सर इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग के फाउंडर हैं। इसके साथ ही माई पाठशाला भी चलाते हैं और पूरे अगर देखा जाए तो लाखों बच्चों को पढ़ा चुके हैं, हजारों को टेक्निकल जॉब में सिलेक्शन दिलवा चुके हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 की सेंचुरी लगा चुके हैं। और यूं कहें तो पंकज सर एसएससी जूनियर इंजीनियर, आरआरबी, जेई जैसी एग्जाम्स की क्लासेस करवाते हैं। इन 15 सालों में पंकज सर ने इंडिया के लाखों बच्चों को पढ़ाया है। और अभी रिसेंट रिजल्ट की बात करें तो आरआरबी के 16 जोन के ऑल इंडिया रैंक 1 इंजीनियर्स एकेडमी से हैं। तो आइए मिलते हैं पंकज सर से। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। तो आप सर पूरे इंडिया के बच्चे आप पढ़ा रहे हैं, आईटीआई, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, इंजीनियर्स एकेडमी एक ऐसी संस्था है जो कोई आज नाम और पहचान की मोहताज नहीं है, टेक्निकल एजुकेशन में बहुत अच्छा कर रही है। तो सबसे पहले सर मैं आपकी जर्नी से शुरू करना चाहूँगा कि ये इंजीनियर्स एकेडमी को आप कैसे देखते हैं? ये कोई सोशल सर्विस है या फिर कोई एकेडमी है, इंस्टीट्यूशन है, बिजनेस है, क्या है ये इंजीनियर्स एकेडमी? सबसे पहले थैंक यू कि आपने हमें इनवाइट किया। यदि हम यहीं पर बात करें कि आप कह रहे हैं कि सोशल कॉज है, इंस्टीट्यूशन है या बिजनेस है, तो इसके लिए पूरा पहले बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। जी जी। यदि आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो देखेंगे कि अराउंड इंजीनियर्स एकेडमी की शुरुआत 2011 में हुई थी। और 2011 में जब शुरुआत हुई थी तो उससे पहले मैं पढ़ाने लग गया था। और बहुत सारे लोग होते हैं जो इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे होते हैं या इंस्टीट्यूट में काम कर रहे होते हैं, वो ये कहते हैं या फिर उनके करियर में ऐसा होता है कि वो बाई चॉइस होते हैं। लेकिन मैं जो एजुकेशन में आया, ये बाई चॉइस नहीं है, ये बाई फोर्स है। अच्छा। ऐसा इसलिए है कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और सेकंड ईयर में अराउंड 2006 में कुछ ऐसे ही कारण रहे फैमिली के कि जिसकी वजह से मेरे को आना पड़ा। मतलब फ्रैंकली से तो कि 2006 में मेरे फादर चले गए, क्योंकि घर परिवार में मैं सबसे बड़ा था, घर परिवार की जिम्मेदारी थी। इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में था तो मुझे लग रहा था घर परिवार को भी चलाना है, अपनी पढ़ाई भी करनी है और सारी चीज़ों को ग्रूम भी करना है। और क्योंकि घर परिवार का मैं सबसे बड़ा मेंबर था, अपने 4 भाइयों में सबसे बड़ा था। अच्छा। हालांकि फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, चाहे चाचा जी हों, चाची हों, मम्मी हों, उन्होंने बहुत मेहनत करी, ढंग से हमें पढ़ाया। लेकिन मेरे को लगता था शाम को कि शाम को कॉलेज के टाइम में थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ाया जाए। और वहीं से पढ़ाना, जो फोर्सफुल्ली जो एंट्री हुई स्कूल के बच्चों को पढ़ाना, ठीक है, वो मेरी एंट्री पॉइंट था एजुकेशन सिस्टम का। सेकंड ईयर से 2006 से 2009 तक पढ़ाना। फिर उसके साथ में जब मैंने एमटेक ज्वाइन करी, उसी टाइम पर एक आईआईटी के सबसे फेमस इंस्टीट्यूट में भी मैं शाम को पढ़ाया करता था। अच्छा। फिर जब मुझे लगा कि अल्टीमेटली ये होता है, बहुत दिनों में पढ़ाने के बाद में लगता है कि अब खुद का इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहिए। और एक मार्केट का एक ट्रेंड है
कि जब कोई टीचर किसी इंस्टीट्यूट से निकल के जाते हैं तो वो उसी फील्ड का इंस्टीट्यूट ओपन करते हैं, एक जनरल ये ट्रेंड है। ओके। और फाइनली उसमें कुछ ना कुछ रिवेंज क्रिएट हो ही जाता है। तो मैं ये चाहता था कि नहीं, इस परंपरा को तोड़ना है। और क्योंकि मैं आईआईटी के इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था तो मुझे लगा कि नहीं, आईआईटी नहीं, वो बच्चे 12th के बाद में आईआईटी में तो वो लोग भेज ही रहे हैं, एनआईटीज में ओके। बच्चे भेज रहे हैं। ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाए जो इस सेगमेंट से बिल्कुल डिफरेंट हो। और उन सबके लिए मैंने पढ़ाना चालू किया पोस्ट इंजीनियरिंग के बच्चों को, ओके। जो गेट का एग्जाम है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम है, पब्लिक सेक्टर से एग्जाम है, साथ में जो डिप्लोमा के जो बच्चे होते हैं हम्म। उन सबके लिए भी जो स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, उन सबको हमने पढ़ाना चालू किया। तो मैं बाई चॉइस नहीं हूँ, बाई फोर्स हूँ। अब जब मेरे साथ ये परिस्थिति रही जीवन में और मुझे लगा कि इन सबसे ये अचीव किया जा सकता है, लाइफ को निकाला जा सकता है, लाइफ में अच्छा किया जा सकता है, और जो मैं पढ़ाने लगा उसमें मेरे को मजा भी आने लगा टाइम के साथ में, तो लगा कि क्यों ना इसी को करियर किया जाए। ओके। और फिर मैंने करियर को उसी में कंटिन्यू किया और अल्टीमेटली वो जो मजबूरी थी वो पैशन बन गया। इतने 15 साल के ड्यूरेशन में बहुत सारे ऐसे मूवमेंट आए जिससे कि मेरे को सोशल कॉज में इमोशनली भी कनेक्ट किया। तो अभी मैं कहूँ तो इंजीनियर्स एकेडमी और ग्रुप जो है पूरा एक कॉम्बिनेशन है। ओके। हाँ, रोजी रोटी का जरिया तो है ही है, बिजनेस साथ में कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में इमोशनली कनेक्ट भी है, सोसाइटी को वापस भी बहुत कुछ देना है, और बच्चों को पढ़ा लिखा के अल्टीमेटली जैसे बहुत सारे बच्चों को पढ़ा लिखा के जैसे सेट करना है, वो तो इंपॉर्टेंट बात है ही है। तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री फैक्टर्स। ओके। तो 15 साल आई थिंक हजारों लाखों का भी ये पार कर चुका होगा, वो तो नंबर आपको पता होगा। और मैं देखते रहता हूँ आपके वीडियोस वायरल होते हैं, आपके टीचर्स के वीडियो वायरल होते रहते हैं। आई थिंक आपके प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल चैनल्स जैसे इंजीनियर्स एकेडमी भी है, निम्बस लर्निंग भी है, इसके अलावा माई पाठशाला भी है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली लगभग हम 6 चैनल अभी रन कर रहे हैं। अच्छा। निम्बस लर्निंग, ओके। इंजीनियर्स एकेडमी, इन्फो ट्रेड, माई पाठशाला रेलवे, माई पाठशाला एसएससी। ओके। लगभग 3 मिलियन के आसपास बच्चे हमसे कनेक्टेड हैं और लगभग 50,000 के आसपास बच्चा पेड में हमारे पास में बच्चा हर साल पढ़ता है, ऑनलाइन। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑफलाइन भी अपने बहुत सारे सेंटर्स हैं, लेकिन बात ये नहीं है, जितने भी जो टेक्निकल एजुकेशन के जो बच्चे हैं, चाहे वो आईटीआई के बच्चे हों, डिप्लोमा के बच्चे हों, इंजीनियरिंग के बच्चे हों, उनके लिए फेवरेट डेस्टिनेशन 15 साल की मेहनत में ये ग्रुप बन चुका है और बच्चों ओके। की पसंद भी है। पिछले 15 साल में आप देखेंगे तो हजारों बच्चे होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, इंजीनियरिंग के और डिप्लोमा के, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे। ओके। तो इन सबको देख के बड़ी संतुष्टि होती है और इन सबको देख के लगता है कि हाँ, 15 साल में कुछ तो सोसाइटी के लिए किया है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि आदमी को रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना ही है, लेकिन काम ऐसा हो जो उसको एक सेटिस्फैक्शन भी दे। और कहते हैं टीचिंग से बेस्ट वो काम नहीं हो सकता, जहाँ एग्जैक्टली पे आप एग्जैक्टली। कमाते भी हैं और वो चीज़ भी करते हैं। अ, तो सर, आपने बताया कि पूरे इंडिया से आपके पास बच्चे पढ़ते हैं। अब मैं जानना चाहूँगा कि ऐसे कौन से बच्चे होते हैं, क्या सिम्टम होता है, वो कौन से बच्चे हैं जो सेलेक्ट होते हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, यदि 15 साल की मैं जर्नी को देखूं तो पूरे भारत से जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो मैं कोई स्टेट वाइज तो ऐसा बाइफरगेट नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन एक बच्चे का एक नेचर होता है कि ओके। उसका सिलेक्शन कितने दिनों में होगा, होगा या नहीं होगा। जैसे एक कहावत है, अपने पूत के पैर पालने में दिखने लग जाते हैं। एग्जैक्टली। वो ऐसा क्यों है? मेरा ये एक्सपीरियंस है कि पहले देखिए, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ये तो सारे फैक्टर हैं ही हैं। लेकिन और ये भी होता है 10th में परसेंट कितने, 12th में कितने, बीटेक में, ये सब अपने आप में एक फैक्टर हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस बच्चे को जॉब की ज्यादा नीड होती है, जिस बच्चे को लगता है कि उसके घर परिवार की स्थिति में कुछ गड़बड़ चल रहा है, या उसको लगता है कि फास्ट उसको जॉब चाहिए अपने घर परिवार को बैलेंस करना है, मतलब जिसमें जितनी फायर होती है ना, वो फायर उसको उतना ही फास्ट जॉब दिलाती है। ऐसे मेरे पास में बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी 12th में मेरिट रही होगी, ओके। अच्छे कॉलेज से बीटेक किया होगा, डिप्लोमा के, पता चला 2 साल तक तैयारी कर रहे हैं लेकिन जॉब नहीं लग रही। ओके। और ऐसे भी मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने रात में एटीएम गार्ड पर नौकरी करी, 12th में भी उनके परिस्थिति बस परसेंटेज कम रहे, अच्छा। लेकिन उनको उस टाइम पर इतना जबरदस्त फायर मिला कि वो 8 महीने में अपना एग्जाम निकाल के चले गए। तो वो जो सारे फैक्टर हैं जिन पर अपन जनरल चर्चा करते हैं कि बच्चे में सिंसियरिटी होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, टीचर्स और इंस्टीट्यूट पर विश्वास होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, वो सब तो फैक्टर ही हैं। लेकिन उस टाइम की पर्टिकुलर टाइम पर क्या फायर है वो उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है कि उस करंट स्थिति में ऐसी क्या चीज है जो उसको ज्यादा मोटिवेट कर रही है, उससे उसकी जॉब लगने की संभावना, उस टारगेट को अचीव करने की संभावना ज्यादा बन जाती है। ओके, दैट्स ग्रेट। सो मैं उसी पे आ रहा था, थोड़ा डिटेल में समझना चाहता हूँ। आपने बताया कि सिंसियरिटी, कंसिस्टेंसी, जो आई थिंक सबको पता है आज के टाइम में,
दिक्कत आता है कि कहाँ पे गैप होता है, और विश्वास की जो आपने बात करी, मैं देख रहा हूँ सर कि जो सरकारी नौकरी, मेरा चैनल पे हम जॉब सीकर्स की बात करते हैं, कहने का मतलब कि यूथ को फाइनेंशियली फ्री बनाने की बात करते हैं, और फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब क्या है कि सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, फिर बिजनेस है, राइट। तो आप उसमें सरकारी नौकरी को कैटर कर रहे हैं, और ये भी कहें कि सरकारी नौकरी में स्पेसिफिकली अगर बात करें तो डिप्लोमा, आईटीआई और इंजीनियरिंग के जो टेक्निकल बच्चे हैं उसको आप हेल्प कर रहे हैं। यूं कहें कि सर एक तरह से मार्केट में पिछले 15 साल में एक भीष्म पितामह का एक आपने वो ले लिया है, श्रेणी ले लिया है, दिखते भी वैसे ही है और एकदम से बिल्कुल तो वो जो कमिटमेंट है सर आपका, मैं देखता हूं, क्योंकि मैं खुद ही 5 साल से इंजीनियर्स अकेडमी को बहुत क्लोजली देख रहा हूं। मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे, कोई भी चीज़ करने के लिए सर टाइम मैनेजमेंट की बात होती है। क्या सरकारी नौकरी के पीछे जो ये बच्चे बहुत समय लगाते हैं, या फिर कितना समय लगा सकते हैं, कितना समय, कोई समय सीमा होना चाहिए, इस पे मैं बात करना नहीं चाहता सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों के दिमाग में कई बार क्वेश्चन आता है, मतलब बच्चे क्या करते हैं 11th आवर पर, मतलब अभी जो जेनजीज जो चल रहे हैं ना सर, ये 11th आवर वाले बच्चे हैं। ओके 11th आवर का मतलब है कि एक तो गवर्नमेंट की जॉब अनसर्टेन है, नहीं पता होगा कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग आएगी, इनका कुछ नहीं पता। लेकिन जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उस दिन बच्चा जगता है, और जग के आते ही हमसे पूछता है सर सिलेबस कितने दिनों में हो जाएगा, सर मैं क्या इस एग्जाम को इतने से दिनों में क्रैक कर पाऊंगा। अच्छा लेकिन इन जनरल यदि हम परसेप्शन देखें, बच्चा यदि ढंग से तैयारी कर रहा है तो वो 8 से 10 महीने में उस एग्जाम को निकाल सकता है। निकाल सकते प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है कि आज की डेट में बाजार में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं। डिस्ट्रैक्शन में मैंने सोशल मीडिया, ओके बच्चा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सोशल मीडिया पर अपना टाइम बहुत खराब कर रहा है। वहां पर इतनी सारी स्ट्रेटेजी चल रही है कि एक कोई भी विद्वान पुरुष आके बोलते हैं कि अगले 15 मिनट में देखें और एग्जाम कैसे क्लियर करें, उसके अगले 15 मिनट कंप्लीट नहीं होते, उससे पहले दूसरे विद्वान आके बोलते हैं कि अगले 10 मिनट में क्या स्ट्रेटेजी होगी, कहां पे एग्जाम क्लियर हो। अरे बाप और वो 10 और 15 मिनट और 20 मिनट के चक्कर में उसका बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो रहा होता है। ओके पॉइंट नंबर 2, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो 15 साल के पेपर, 20 साल के पेपर देखे बिना आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन दे देते हैं। फिर बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये वाला सवाल तो हमसे बन ही नहीं रहा। जब उसको कहा जाता है तो आउट ऑफ सिलेबस है, तब समझ में आता है। तो जो दूसरी बात आती है वो है विश्वास। जिन टीचर्स के साथ आप पढ़ रहे हैं, जिन एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज के साथ आप पढ़ रहे हैं, जिनको आप मेंटर्स मान रहे हैं, उन पर बच्चों को विश्वास करना पड़ेगा। तो उन बच्चों के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 8 to 10 मंथ ज्यादा हो जाती है जो सिस्टम पर ज्यादा भरोसे करते हैं। वो कोई भी सिस्टम हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो या इंजीनियर्स अकेडमी हो, टीचर्स पर ज्यादा भरोसा करें, बुक्स को टू द पॉइंट फॉलो करें, और बाकी वो सारे पॉइंट है कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, सिंसियरिटी, हार्डवर्क, वो तो करना ही करना है। यहां पर जो आपका दूसरा सवाल है कि सर टाइम कितना, अगेन ये स्टूडेंट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। ओके मेरे से कोई स्टूडेंट कहे कि सर मेरे को दिल्ली जाना है, जयपुर से दिल्ली जाना है, ठीक है और जयपुर से दिल्ली जाने के लिए तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक बच्चा पैदल जाएगा, दूसरा बाइक से जाएगा, तीसरा कार से जाएगा, चौथा ट्रेन से जाएगा, पांचवा एरोप्लेन से जाएगा। पहले ना तो मीडियम पता कि उसको जाना कैसे, या फिर वो पहले थोड़ा जाके तो दिखा कि भैरोड़ तक पहुंचा, अब पता चला कि भैरोड़ पहुंचने में इतना टाइम लगा, ठीक है तो मैं बता पाऊंगा कि तुम्हें दिल्ली पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। सही बात तो जो स्पीड एंड टाइम क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जाम, ये इन मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। करेक्ट लेकिन इसका नटशेल में मैं कंक्लूजन निकालूं, बच्चे में यदि फायर है, बच्चे को यदि जॉब चाहिए, और यदि वो 8 से 10 महीने तैयारी कर रहा है, तो इतनी जॉब्स निकल रही हैं कि वो आराम से 1 साल के अंदर 8 से 10 महीने में एग्जाम देगा, साल सवा साल में आराम से उसके पास में ऑफर लेटर होगा। लेकिन वो सब 11th आवर पे नहीं होगा, वो प्री प्लान करना पड़ेगा। प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल आपने सही कहा, और इस चीज़ से मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट है, उसकी कैपेसिटी और पुराना जो चीज़ है वो अलग होता है। मैं बात करना चाहता हूँ सर कि जो आपने अभी बात किया कि ऐसे ऐसे विद्वान लोग हैं, सोशल मीडिया भरा हुआ है, क्योंकि यूट्यूब ने सबको ये पावर दे दिया है कि आप भी वीडियो बना सकते हैं, कोई भी वीडियो बना सकता है। लेकिन कुछ इसमें अच्छे टीचर्स भी हैं, मैं उनका एग्जांपल लेना चाहूंगा। जैसे कि अगर हम देखें तो विकास दिलकृति सर का वीडियो बहुत देखते हैं बच्चे, उनको एक तरह से कहें तो यूपीएससी के वो भीष्म पितामह है, यूपीएससी के भीष्म पितामह है। मतलब कि ऐसा हो गया था, कुछ भी होता है आदमी चाहता है कि वो आंसर करें। बिल्कुल बिल्कुल। अलग पांडे सर हैं, बच्चे नीट का हो, मेडिकल का हो, आईआईटी का हो, आईआईटी का हो, तो उससे पूछता है। खान सर हमारे बिहार में, हम लोग बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, खान सर को कैसे भूल सकते हैं। बिल्कुल। वनडे एग्जाम जो होता है, दरोगा हो गया, पाटीदार हो गया, इस तरह की जो चीजें होती हैं, तो उसमें उस तरह की चीजें पूछते हैं। आप सर इंजीनियरिंग को रिप्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं, आप बच्चे में देखता हूँ, कमेंट्स भी पढ़ता हूँ कभी कभी जाकर, तो वो आपसे पूछना चाहते हैं कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। देखिए सर, जब 2011 में हमने स्टार्ट किया था तो बहुत ही कम लोग इन एग्जाम्स की तैयारी कराते थे, हार्डली 2 और 3 पूरे भारत में।
ओके, जब हमने स्टार्ट किया तो उस टाइम पर गेट का ज्यादा ट्रेंड था। ठीक है, बच्चे गेट का एग्जाम देते थे। वो सारे बच्चे जो प्राइवेट कॉलेज से या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जो बीटेक कर रहे हैं, उनका सपना था, उनका भी सपना था कि 12th के बाद हम आईआईटी में जाएंगे, ओके, एनआईटी में हम जाएंगे, ट्रिपल आईटीज में हम जाएंगे। उन सबको जब वो चांस नहीं मिला तो गेट के थ्रू वो बच्चे वहां पर जाते थे। ठीक बात, बहुत ही कम लोग थे जो उस एग्जाम की तैयारी करवाते थे। ट्रेंड चेंज हुआ, जेनजीज आए, शॉर्ट टेम्पर आए, जिनको अब हायर एजुकेशन में कम जाना, उनको तुरंत जॉब चाहिए। तुरंत जॉब चाहिए, तुरंत जॉब के लिए हमने नया सेगमेंट जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर स्टार्ट किया। ओके, और इतने टाइम से जब तैयारी करवा रहे हैं, लगभग 15 साल, मेरे 15 साल में लगभग सर 100 से ज्यादा ऑल इंडिया रैंक, अभी तक ऑल इंडिया रैंक 1 इंजीनियर्स एकेडमी ग्रुप ने दी है। तो बच्चों का बहुत ज्यादा ट्रस्ट बना हुआ है। ओके, तो ये बिल्कुल सही बात है। यदि बच्चों के मन में कोई सवाल आता है तो बच्चे सवाल का जवाब सरकार या कंसर्न अथॉरिटी की जगह इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले बच्चे हमसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और उनकी बात ठीक भी है, क्योंकि उनको इतना ज्यादा विश्वास है सिस्टम पर। और वो जब कोई चीज डिले होती है तो उसके लिए जवाबदेही सरकार या सिस्टम की है, लेकिन वो हमसे इसलिए पूछते हैं, ठीक है, हो सकता है कि इंस्टीट्यूट या सर हमारे साथ खड़े हों। और ऐसा कई जगह हुआ भी है ओके, जहां पर हम बच्चों के साथ खड़े हुए हैं। जैसे रिजल्ट लेट आया तो जब बच्चों की हुंकार हुई तो वो हाँ, रिजल्ट भी टाइम से आया। बिल्कुल, बच्चों की जब ज्वाइनिंग लेट हुई, जब बच्चों की हुंकार हुई, हम साथ में खड़े रहे तो उस टाइम पर ज्वाइनिंग भी आई। जब कई बार रिजल्ट में गड़बड़ हुई और हम बच्चों के साथ खड़े रहे तो रिजल्ट भी टाइम से आया। तो बच्चों का विश्वास भी बढ़ता है, बच्चों को उम्मीद भी रहती है। और ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि यदि बच्चों के साथ में यदि कोई अन्याय हो रहा है, और मैं पर्सनली इस जिम्मेदारी को लेता हूं, यदि इंजीनियरिंग का, डिप्लोमा का, आईटी मतलब टेक्निकल एजुकेशन के बच्चे के साथ यदि कोई दिक्कत है तो हम उसके साथ दिन और रात खड़े हैं किसी भी तरीके से। तो ये मतलब हमारी जिम्मेदारी है इस फील्ड में कि हम इसका पूरी बखूबी इसको निभाएं। चलिए सर, मेरे तरफ से तो बहुत शुभकामनाएं हैं, और मुझे लगता है कि अभी तक बहुत अच्छा ये चल रहा है और आगे भी इस तरह से चलता रहेगा। सर, अगला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि समय बदल रहा है। 15 साल पहले कुछ और था, आपने किसी एक कारण से शुरू किया, आज वो कारण कुछ और मतलब कि चल गया, पैशन में कन्वर्ट हो गया। ट्रेंड बदलते रहता है, बदलाव होते रहता है, बदलाव को कोई रोक नहीं सकता। मैं जानना चाहता हूं कि आपने क्या इस समय में बदलाव देखे, और किस तरह से अपने आप को समय के साथ बदला, और किस तरह से बच्चे बदले, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, बदलाव 15 साल और आज में हम देखें तो 2-3 एंगल से बदलाव हुआ, जिसमें ओके, पहला बदलाव है स्टूडेंट की मेंटेलिटी। अच्छा, जो 15 साल पहले जो बच्चा आता था, मतलब ये कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, लेकिन दैट्स द रियलिटी। अभी जो बच्चा आ रहा है और 15 साल पहले जो बच्चा आता था, इनमें बहुत बड़ा गैप है। ठीक है, अभी जो बच्चा है वो बड़ा ही शॉर्ट टेम्पर्ड बच्चा है, उसको जल्दी रिजल्ट चाहिए। ठीक है, लेकिन जो 15 साल पहले बच्चा आता था वो एकदम एक टाइम फ्रेम के साथ में डिसाइड करता था कि इतने दिन मेरे को मेहनत करनी है, और आराम से वो रिजल्ट निकालता पेशेंस था। उसके अंदर ज्यादा होता था। बिल्कुल पेशेंस उसके अंदर ज्यादा होता था। यदि हम बात करें कि टीचर फर्टर्निटी की, मेंटर्स की, तो पहले जो लोग मेहनत करते थे, जो ऑफलाइन में मेहनत करते थे, वो पूरी की पूरी मेहनत अब किस फील्ड में होने लगी है? ऑनलाइन में होने लगी है। ठीक, मतलब मैं इंस्टीट्यूट के एंगल से देखूं, टीचर्स के एंगल से देखूं, या इकोसिस्टम के एंगल से देखूं, तो पहले जो ऑफलाइन की क्लासेज में जो हजारों बच्चे, सैकड़ों बच्चे जो पढ़ा करते थे, वो बच्चे अब कन्वर्ट होने लगे ऑनलाइन सिस्टम। ऑनलाइन में, इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं और इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हैं। यदि हम ड्रॉबैक की बात करें तो बच्चा पढ़ता है, और पढ़ते पढ़ते, क्योंकि वो अकेला है, और वो पढ़ते पढ़ते ऐसी चीज खोजने लगता है जो उसके लिए हाईली रिलेवेंट होती है। बच्चा पढ़ रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, बच्चा नेटवर्क थ्योरी पढ़ रहा है, कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहा है, कुछ रिसर्च करने के लिए यूट्यूब पर गया, और रील्स के इस जमाने में वो आधे घंटे बाद में, 15 मिनट बाद में पहुंच जाएगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी, जो बिल्कुल ही रिलेवेंट हो गया। सही उसको बात है। पता भी नहीं चलेगा, उस रील की दुनिया में उसका आधा घंटे का टाइम निकल ऐसा गया। होता है, बिल्कुल, और ये बिल्कुल उस टाइम पर नहीं था। हाँ, तो ये कई सारे बदलाव आए हैं बच्चों में। तीसरे, यदि हम बदलाव की बात करें तो पहले गवर्नमेंट जॉब के लिए जो ट्रेंड था वो ज्यादा था, शहरों में भी था, गांव में भी था। अभी जो ट्रेंड है प्राइवेट जॉब के लिए भी उतना और थोड़ा एग्रेसिव हुआ है, और प्राइवेट जॉब की तरफ भी बच्चे मूव करने लगे हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब का क्रेज अभी भी कम नहीं हुआ कम है। नहीं हुआ है, थोड़ा सा स्टूडेंट के टाइप में बदलाव होने लगा है। बिल्कुल, यदि हम उस टाइम की बात करें तो जिन लोगों के साथ में, जिन टीचर्स के साथ में, जिन कॉम्पिटिटर्स जो थे वो अलग टाइप के हुआ करते थे। आज की डेट में यदि कॉम्पिटिटर की बात करें तो वो अलग टाइप का कंपटीशन है। उस टाइम पर जो बुक्स बच्चे को दिया करते थे वो फिजिकल फॉर्मेट में बुक दिया करते थे। आज की डेट में जब बच्चों को बुक्स देते हैं तो वो ई बुक की फॉर्मेट में दे दी जाती है। सही तो बात। मैंने तो पूरा एजुकेशन सिस्टम पिछले 15 साल में ट्रांजिशन फेज में देखा है। मतलब फिजिकल क्लासरूम, फिजिकल बुकलेट, फिजिकल टेस्ट से ट्रांजैक्शन हुआ है उसका ऑनलाइन ई सिस्टम में। इलेक्ट्रॉनिक क्लासेज हो गई, डिजिटल क्लासेज हो गई, ई बुक्स हो गई, बच्चा टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन देने लगा है। हाँ, टाइम सेविंग हो रही है, मनी सेविंग हो रही है,
लेकिन पैरेलली जो ड्रॉबैक है वो भी एक बहुत बड़ा है, डिस्ट्रैक्शन। ओके। सिलेक्शन लेट हो रहे हैं, सिलेक्शन की ऑथेंटिसिटी कम हो गई। तो ये सारे इसके ड्रॉबैक भी जो बहुत बड़े ट्रांजेक्शन है पिछले 15 साल में हुए। बहुत अच्छा बोला आपने सर। और मैं थोड़ा सा आपसे चाहूँगा इसमें कोविड के बारे में थोड़ा बात करें, क्योंकि कोविड जब आया था मैक्सिमम कोचिंग बंद हो गई थी। आपने उस इम्पैक्ट को कैसे झेला और फिर कैसे बच्चों को आपने सपोर्ट, क्योंकि बच्चे तो पढ़ना है, हाँ, उनको तो करना है। फिर देखिए वो- लगभग 20-21 मार्च 2020 को कोविड आया था। जी। तो उस टाइम पर जब हमें आइडिया लग रहा था, क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज़ देख रहे थे कि ऐसा कुछ हो सकता है, हल्की फुल्की खबरें भी आने लगी थी, तो लगभग 10 दिन पहले हमने हमारे स्टूडियो सेटअप कर लिए थे। अच्छा। और जब सरकार ने अनाउंसमेंट किया था कि अब अगले दिन से फिजिकल क्लासेस नहीं होंगी, तो हमने एक भी दिन क्लासेस का ब्रेक नहीं लिया ओ। और वो सारी की सारी क्लासेस हमने ऑनलाइन में शिफ्ट कर दी। हालांकि उस टाइम पर बहुत चैलेंजेस थे, टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस थे, इंटरनेट के कई सारे चैलेंजेस थे, बच्चों के पास में उतने रिचार्ज नहीं थे। बच्चे आके कहते थे सर मेरे पास में 2 GB का है, 1.5 GB का है, 4 घंटे बाद है बंद हो जाता है। उस टाइम पर क्वालिटी के वो चक्कर थे कि हाई क्वालिटी में बच्चा देख रहा है, उसको कम जीबी में या कम एमबी में कैसे ट्रांसफर किया जाए कि उसका 2 GB डेटा ज्यादा घंटे के लिए चल सके। वो सब चैलेंजेस आए, अच्छा। लेकिन वो 1-1.5-2 महीने में सारी चीजें सॉर्ट Sort आउट out हो गए और बच्चे भी उसके हैबिचुअल हो गए। हम्म, तो वक्त है, वक्त के साथ में आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बिल्कुल। तो उसी हिसाब से वो चीजें बदल जाती हैं और उसी हिसाब से बच्चों को यूज टू बच्चे हो जाते हैं। जहाँ चाह है वहाँ राह है, आपने बिल्कुल Exactly. सही कहा। एक क्योंकि ऑनलाइन का बूम उसके बाद हुआ था और अब पूरा एजुकेशन ऑनलाइन शिफ्ट हुआ है। मैं सर बात करना चाहता हूँ स्टूडेंट और जो टीचर, क्योंकि आप एक टीचर हैं बाय हार्ट, तो एक रिश्ता होता है। इतने सालों में सर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका आप जिक्र करना चाहते हैं, जिसने आपका दिल जीता हो या फिर बहुत अच्छा लगा हो, उसकी कहानी अगर आप बताना चाहें। देखिए ऐसे 15 साल में मेरे को लगता है सैकड़ों ऐसे बच्चे रहे होंगे, लेकिन यदि मैं अभी कहूँ तो एक मेरा स्टूडेंट था मनराज, सवाई माधोपुर के पास में एक गांव है, छिंदोरा या कुछ ऐसा है। ये कौन सा स्टेट में पड़ता है? राजस्थान राजस्थान में का, सवाई ओके। माधोपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का एक स्टूडेंट था मनराज। वो मेरे पास आया, डिप्लोमा का स्टूडेंट था, बोलता है कि सर जो मैं अभी एटीएम गार्ड वाली बात कर रहा था कि सर अच्छा। मेरे फाइनेंशियल स्थिति इतनी ठीक नहीं है कि मैं फीस दे पाऊँ, और लेकिन मेरे को जॉब लेनी है और मैं अपने घर परिवार के सर्वाइवल के लिए मैं एटीएम पर मैं गार्ड की जॉब भी करता हूँ साथ में। तो अच्छा। हाँ करता था उस टाइम। मैंने कहा यार फिर कैसे तैयारी होगी, कैसे? उसने कहा सर मैं ड्यूटी अपनी राइट में शिफ्ट करवा लूंगा। मैंने कहा यार जब बच्चे में इतना पैशन है तो इसका सिलेक्शन क्यों नहीं हो सकता। मैंने कहा चल तू एक काम करे, सारी बातें छोड़ और पढ़ना चालू कर। अच्छा। और उसको पढ़ाया और हार्डली 7-8 महीने हुए थे और बच्चा फाइनली सेलेक्ट हुआ। और अभी वो गुजरात में जामनगर में आईओसीएल में वो लड़का पोस्टेड है। आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हाँ। लिमिटेड। अच्छा। और खास बात ये, जब भी वो जयपुर आता है, भले ही वो अपने पेरेंट्स से मिले ना मिले, सवाई माधोपुर जाए या ना जाए, जब भी जयपुर से निकलता है वो हमेशा मेरे से मिलकर जाता है। और हाँ, क्या उसमें एक बात और एड ऑन बात हुई, हमारे वहाँ के सवाई माधोपुर के अमरूद बड़े फेमस है। अच्छा। उसका सिलेक्शन का दिन और आज का दिन हर साल वो एक अमरूद की पेटी भिजवाता है, जो मेरे को हमेशा उसकी याद आती रहती है। तो ऐसे बहुत सारे जीवन में इंसिडेंट है। एक बार मैं मुंबई एयरपोर्ट पर था, वहां पर एक बच्चा आया और एक बच्चा बोलता है कि सर नमस्ते। मैंने कहा यार पहचाना नहीं मैंने आपको। तो बताया कि सर मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ, और वो वहां पर भी ओएनजीसी में वो वर्किंग था। ओके। और एक रिसेंटली घटना बताता हूँ सर मैं आपको। अभी मैं मेहंदीपुर बालाजी, राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी, उसके गांव पास में एक गांव है पारला, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। तो वहां पर अभी हम लोग गए और वहां पर देखा हमने कि हमारा घर बहुत दिनों से बंद था, तो हमने खुलवाया और मैंने एक लड़के को फोन किया जो वहां पर वर्किंग था, वो लाइनमैन जो होते हैं। मैंने कहा कि यार थोड़ा हमारे लाइट वाइट कनेक्शन नहीं है, तो आके लाइट कनेक्शन उसने कर दो। मैंने कहा आता हूँ मैं। वो मतलब हम जानते ही नहीं थे, गाँव हम साल में एक आध बार ही जानते हैं, तो उन सब लोगों से परिचय नहीं था। उस बच्चे ने आते ही सबसे पहले पैर छुए। मैंने कहा यार क्या हुआ भाई? वो कहे कि सर मेरे को पता नहीं था ये आपका घर है, मैं तो आपका स्टूडेंट था, जयपुर में स्टूडेंट रहा हूँ आपका। क्या बात है। तो मतलब ये जो ऐसी स्टोरीज होती हैं, ऐसे टच होते हैं, वो अपने आप को मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेट भी करते हैं। सही बात और ये करते हैं कि अच्छा यार सोसाइटी के लिए कुछ किया है, बच्चे याद भी रख रहे हैं, बच्चे मिल भी रहे हैं, और जहां जाओ वहाँ किसी भी डिपार्टमेंट में बच्चे कुछ ना कुछ कनेक्टेड रहते हैं। तो मतलब बहुत सारे ऐसे लाइफ के मोमेंट रहे हैं। बाकी हर तरीके के दुनिया में बच्चे होते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं, सभी तरीके के मिलते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी स्टोरीज सर मिल जाएंगी। क्या बात है। आई थिंक कि ये टीचिंग प्रोफेशन का ये पर्क है सर, जो बोलते हैं ना हम लोग, पैसे के साथ साथ पर्क जो होता है वो ज़्यादा होता है। और ये जो कमाई होती है टीचर की, ये उसको रियली में बहुत ऊपर उसको फील करवाता है। सर देखिए, आप एक संस्था चलाते हैं, आप एक इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, आप
एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। मैं इसमें ये भी पूछना चाहता हूँ कि बच्चे ने तो दिल जीता, क्या कभी आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं, उसमें कोई ऐसा रहा जो कि बहुत नहीं, डेडिकेटेड नहीं, था? बिल्कुल। अच्छा, मैं जब सिलेक्शन करता हूँ अपनी टीम का, ठीक है। तो मैं उस टाइम पर ये देखता हूँ कि यदि वो टीचर हैं या मैनेजमेंट में हैं, हुँ, हुँ। तो वो यदि 49 है, 49 हैं तो चलेंगे, लेकिन वो इंसान 51 होने चाहिए। अच्छा, हाँ, ये मतलब क्योंकि वो यदि टीचिंग में या मैनेजमेंट में 49 हैं, तो वो 51 तो अपने एक्सपीरियंस लेके और मेहनत करके हो ही जाएंगे। ठीक है। लेकिन यदि इंसान 51 नहीं है, हुँ, तो फिर गड़बड़ होगा, वो उनको कभी 51 बनाया नहीं जा सकता। तो ऐसे बहुत सारे लाइफ में ऐसे रहे हैं जिनके साथ में पारिवारिक संबंध है। जैसे एक हमारे यहाँ पर जब मैंने कोचिंग स्टार्ट ही किया था 2011 में, तो 2012 में एक गर्ल थी, नम्रता, शी इज कनेक्टेड विद मी। तो उसने ऑफिस ज्वाइन किया और उसने लगभग मेरे को लगता है 3-4 साल जॉब करी। अच्छा, और क्योंकि हम सिंगल सेंटर चलाया करते थे जयपुर में, तो जब उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद में मैंने कहा कि नम्रता अब तुम्हारी जगह कौन संभालेगा, कि इस काम को कौन करेगा और कैसे, कि सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क दे। उसने कहा सर कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरी छोटी बहन है नीलम, वो उस काम को करेगी। और फिर नीलम ने आने वाले 3-4 साल तक पूरे सेंटर को संभाला। ठीक है। फिर नीलम की शादी हो गई। मैंने अरे! कहा अब क्या करना है नीलम? तो उसने कहा सर मेरी छोटी बहन है पल्लवी, वो इस काम को करेगी। क्या तो बात है! ऐसे फैमिली, एक एक सिंगल फैमिली ने दसों साल तक, ये मैंने एक एग्जांपल बताया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मतलब आप यदि टीम में देखेंगे तो 70% लोग वो हैं जो 70% टाइम से ज्यादा, मतलब कोचिंग के टाइम से ज्यादा मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। तो ओके। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो ना केवल प्रोफेशनली बल्कि इमोशनली भी हम उनके घर परिवार के साथ में जुड़े हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम भी जुड़े हैं। तो ये तो लाइफ है। मतलब मेरे को लगता है प्रोफेशनलिज्म से ज्यादा हुँ। अपना तो होगा तो वो लॉन्ग टर्म चलेगा। आई थिंक यही ग्रोथ का कारण भी है, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन को देखना हो तो उसके एम्प्लॉई, उसके जो लोग हैं वो कितना लंबा उसके साथ टिक रहा है ना, एक बहुत अच्छा ये पैरामीटर होता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और कहीं ना कहीं जब आप बोल रहे हैं कि 70% यानी कि 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल से भी ऊपर से कोई अगर लोग जुड़ा हुआ है, इट्स ये ट्रस्ट की बात करता है सर। मैं अब थोड़ा बच्चों के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जो बच्चे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, उनको एग्जाम निकालना है सर। अल्टीमेटली तो उनका गोल यही, उनका ड्रीम यही है। और खास करके आपके जो स्टूडेंट हैं, एई का सपना रखते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर बनना है या फिर जूनियर इंजीनियर बनना है, डिपार्टमेंट्स है बहुत सारे। मैं चाहूंगा सर क्विकली अगर आप बता सके कि क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, कैसे क्रैक किया जा सकता है, कैसे ये एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर सकते हैं। देखिए, अपन ने पिछले भी 10 मिनट की चर्चा में यही बात करी कि वो सारे फैक्टर तो स्टूडेंट में होने ही चाहिए, कि ठीक वो बात। रेगुलर रहे, सिंसियर रहे, हार्ड वर्किंग हो, सिस्टम में बिलीव करे। ये सब तो फैक्टर ही हैं। लेकिन उसके साथ में इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि कब वो बच्चा तैयारी कर रहा है। देखिए, आप जनरल कंपटीशन के एग्जाम को देखें, आप कोई भी एग्जाम उठाएं, चाहे आप वनडे एग्जाम उठाएं या फिर और कोई भी एग्जाम उठाएं, जो नॉन इंजीनियरिंग या नॉन टेक्निकल एग्जाम है, ओके। उन सब में जो कंपटीशन का लेवल है वो 1:300 है। जैसे आप आईआईटी का एग्जाम भी देखेंगे, 10,000 सीट है, मतलब नीट का एग्जाम देखेंगे या फिर आप कोई दरोगा का एग्जाम देखेंगे, पटवारी देखेंगे या कोई भी पीसीएस का एग्जाम देखेंगे, 1:200, 1:150, 1:250, मतलब एक सीट के लिए उतने 150 से लेकर 300 एप्लीकेंट्स आ रहे हैं। ठीक बात। लेकिन इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड में ये रेशियो 1:30 से स्टार्ट हो जाता है और अच्छा। 1:100 पर जाके तो खत्म ही हो जाता है। आप कोई ओके। सा भी एग्जाम। तो पॉइंट नंबर 1 है जो बच्चों को मैं बताना चाह रहा हूं कि इस एग्जाम को निकालना पहली बात तो आसान है, आसान है। क्योंकि आपका कंपटीशन का रेशियो कम है। इसको मैं और एक एग्जांपल से बताता हूं। अभी राजस्थान में आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है। उसमें 1000 वैकेंसी है और 32,000 फॉर्म भरे गए, तो 1:30 हो गया। ऐसे ही आप यदि किसी और स्टेट के एग्जाम की देखेंगे, यूपीपीएससी में एई की वैकेंसी आई थी, वहां पर 1:60 था। ओके। मतलब 1:100 क्रॉस ही नहीं करता है। तो पॉइंट नंबर 1, पहले बच्चा ये चाह रखे कि मुझे एग्जाम निकालना, वो सारे फैक्टर तो हैं। पॉइंट नंबर 2 है राइट टाइम पर प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। ओके। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं नोटिफिकेशन आएगा जब तैयारी करूंगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि एक बार कुछ सुरबुराहट तो चले जब मैं तैयारी चालू करूं। अच्छा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यदि आप 11th आवर पे किसी गेट को नॉक करेंगे तो खुलने की संभावना कम है। बहुत कम है। तो इसलिए यदि आपने प्लान कर लिया है तो या तो आप कॉलेज के फाइनल ईयर में, यदि आप डिप्लोमा के स्टूडेंट है तो कॉलेज के फाइनल ईयर में, आईटीआई के स्टूडेंट है तो भी फाइनल ईयर में, इवन इंजीनियरिंग के तो भी फाइनल ईयर में ही आप स्टार्ट कर दें। और यदि ओके। आपको लगता है कि नहीं, तो लास्ट ये है कि आप पास आउट होते उस चीज को, एग्जाम को तैयारी करना चाहिए।
आप इस बात का वेट ना करें कि नोटिफिकेशन कब आएगा, सरकार कब, आना ही है। एसएससी जेई का एग्जाम हर साल होना ही है, गेट का एग्जाम हर साल होना ही है, स्टेट के 2-4 वैकेंसीज हर साल आनी ही है, पब्लिक सेक्टर में रिक्रूटमेंट होने ही हैं। तो जब इतने सारे होने हैं, हाँ ये है, जब कंपटीशन का रेशियो कम है, वैकेंसीज भी कम आती है, वैकेंसीज कम आती हैं तो बच्चों को लगता है कि सर सिलेक्शन हमारा कैसे होगा। लेकिन यदि बहुत सारे दरवाजों को खटखटाएंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन की ज्यादा हो जाएगी। ओके। तो पॉइंट नंबर 2 ये बन जाता है कि राइट टाइम पर वो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। और पॉइंट नंबर 3 ये बन जाता है कि राइट कैंडिडेट राइट टीचर से कनेक्ट होकर प्रिपरेशन करें, राइट इंस्टीट्यूट के साथ प्रिपरेशन करें, लीगेसी देखें, रिजल्ट देखें, मटेरियल देखें। और ऑनलाइन के इस जमाने में थोड़ा सा अपना दिमाग काम में लें, दिखावे पर उजत, मतलब जो आज की डेट में जो चार्म चल रहा है, जो दिखावा चल रहा है, उस पर ना जाके आप ये देखें सिंसियरिटी के साथ में कैसे मेहनत हो सकती है। अब जाके बच्चे के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 365 दिन में तैयारी करना चालू करें, 365 दिन के अंदर, 1 साल के अंदर उसके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा, यदि वो ढंग से तैयारी कर रहा है। तो ये मतलब मैक्सिमम टाइम हो रहा है। ये सर बहुत बड़ा आप एक भरोसा भी दिलवा रहे हैं और साथ में कमिटमेंट भी है कि इंजीनियर्स अकेडमी ये चीज़ करके देता है और उस बच्चे पे डिपेंड करता है। टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा एक और मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बोला कि लास्ट ईयर में जब बच्चा होता है तो उसको करनी चाहिए। कितने बच्चे ऐसे हैं सर जो आप अगर इसमें कुछ एग्जांपल दे सके, जो ऑलरेडी डिप्लोमा में हैं और आपके साथ ऑनलाइन एजुकेशन में जुड़े हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर एक्चुअली यहाँ पर भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं बच्चों को ये सजेस्ट करता हूँ कि बल्कि हम फाइनल ईयर से तैयारी करना चालू करें। ठीक है। उसका कारण क्या है? हम यदि ह्यूमन साइकोलॉजी को देखें तो हमसे ज्यादा परेशान, हम जितने परेशान हैं इससे ज्यादा परेशान करते हैं हमें पड़ोसी। जब हम हमारी इंजीनियरिंग कर लेते हैं, डिप्लोमा कर लेते हैं, तो हमारे गांव के, घर परिवार के, अड़ोसी पड़ोसी लोग यही पूछते हैं भाई तू आजकल क्या कर रहा है, और ये सब हमारे ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट होता है। ओके। लेकिन यदि हम फाइनल ईयर में तैयारी कर रहे होते हैं तो क्योंकि कोई पूछता है क्या कर रहे हो, तो हम कहते हैं हम फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं। और उस टाइम पर संभावना ज्यादा बन, जितने हम रिलैक्स रहेंगे उतने हमारे एग्जाम को क्रैक करने की संभावना ज्यादा बन जाएगी। करेक्ट। और यदि हमसे कोई बार बार पूछेगा, एक सोसाइटी का प्रेशर अलग रहेगा कि हमने बीटेक कर लिया, डिप्लोमा कर लिया है, या पर हम तैयारी कर रहे हैं, तो बल्कि थोड़े से हमारे रिजल्ट के इफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने फाइनल ईयर के साथ भी रैंक अच्छी हासिल करी। जैसे मेरा एक स्टूडेंट था नमन, वो फाइनल ईयर में था। ठीक है। गेट का एग्जाम 2014 या 15 की बात है। उसने गेट का एग्जाम, मैं सोचता था कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं, इंटेलिजेंट भी था, उसने ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आया वो फाइनल ईयर के साथ में। अच्छा। अब बच्चे सोचते हैं कि सर फाइनल ईयर के साथ क्वालिफाई कर, मैं तो जब ऑल इंडिया रैंक 1 फाइनल ईयर के साथ आ सकती है तो तुम तो क्वालिफाई करने की बात कर रहे हो, तुम तो आईआईटी में जाने की बात कर रहे हो, तुम तो पीएसयू में जाने की बात कर रहे हो, या तुम तो जाइए नहीं बात कर रहे हो। तो यदि एग्जाम में एलिजिबल हैं तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें, ताकि ट्राई करें फाइनल ईयर के लिए। और इस टाइम नहीं हो रहा तो ये माने कि ये हमारा एक प्री टेस्ट था जो हो गया, अगली साल उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन जाएगी। बेस्ट टाइम वही है। बाकी फिर लास्ट तो है ही है कि ड्रॉप करना, फिर 1-2 साल बाद करना, वो सब बल्कि डाइल्यूट करता है चीजों को। तो सर कहीं ना कहीं आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर किसी को सिलेक्शन लेना है और श्योर शॉट सिलेक्शन लेना है तो उसको सिलेक्शन लेने के बारे में नहीं सोचना है, उसको टॉपर्स बनने के बारे में सोचना है। एग्जैक्टली। आप बहुत सारे वीडियोज भी देखेंगे, मैं बच्चों से बात ही नहीं करता कि आपको इतने दिन में सिलेक्शन लेना है। अच्छा। क्योंकि आप यदि 365 दिन का 1 साल का प्लान बना रहे हैं तो आप ये प्लान ना बनाएं। हम बच्चों से कहते हैं प्लान ये ना बनाएं कि आपको सिलेक्शन कैसे लेना है, आप ये देखें इस एग्जाम में टॉप कैसे करना है। उसका कारण है, आप यदि देखेंगे कि हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और हमारा यदि टारगेट है कि हमें 80% बनाने हैं, तो वहां पर उसके 70-80 बनते हैं, 82% नहीं बनते। मतलब जो सोचते हैं उससे कम ही बनते हैं। यदि बच्चा ये सोच के चलेगा कि यार मेरे को इसमें सिलेक्शन लेना है, तो कहीं उसके चांस बनेंगे एक बाउंड्री पर जाके रह जाए। ठीक। लेकिन यदि हर बच्चे का टारगेट ये होगा कि यार मेरे को टॉप करना है, तो उससे क्या होगा कि टॉप नहीं कर पाया तो एटलीस्ट उसका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। तो मोटिवेशन का लेवल वही होना चाहिए, यार इस एग्जाम में मैं टॉप कैसे करूं। इतने सारे जो बच्चे 15 साल में 100 से ज्यादा सेंचुरी जो ऑल इंडिया रैंक 1 की मारी है, उसका कारण यही है कि बच्चों की मेहनत, बच्चों का विश्वास, और बच्चा ये कहता है कि हाँ यार एकदम टॉप करने के लिए एग्जाम को तैयारी करनी है ताकि हम बेहतर तरीके से निकल सकें। अब उसमें बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी ऑल इंडिया रैंक 2 आई होगी, 3 आई होगी, 10 आई होगी, 100 आई होगी, तो उन्होंने भी फाइट तो मारी होगी उसके लिए। लेकिन यदि वो इस बात के लिए फाइट मारते हैं यार केवल सिलेक्शन हो जाए, तो फिर काम नहीं बन पाता। मतलब मैंने भी सर कई इंटरव्यू देखा है, उसमें बच्चे बोलते हैं कि यार सिलेक्शन तो हो जाएगा, मतलब इतना विश्वास होता है, लेकिन टॉप कर जाऊंगा ये सोचा नहीं था। यानी कि पढ़ाई वो टॉप करने के लिए कर रहा होता है। एग्जैक्टली वो कर ही उसी के लिए रहा होता है। ओके। और जब वो उसके लिए कर रहा होता है तब उसको कॉन्फिडेंस आता है कि सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, पता नहीं अब टॉप करूंगा कि नहीं करूंगा। और जब सिलेक्शन हो ही जाएगा तो टॉप भी कर ही जाएगा बच्चा। इंग्लिश में बड़ा अच्छा एक कहावत है, एक लाइन है कि इफ यू सूट द टारगेट द स्टार
एटलीस्ट यू विल लैंड ऑन द मून। अगर एग्जैक्टली स्टार का टारगेट करें तो मून पे तो गिरना ही गिरना बिल्कुल है। ठीक बात है। बहुत अच्छा कहा सर। अब थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आपके बारे में समझूं। बच्चों को आपके बारे में जानने का इंटरेस्ट है, मेरे ऑडियंस को भी इंटरेस्ट है कि टीचर्स तो आप खुद हैं बहुत बच्चों के, आपने बोला कि पैर छू लेते हैं, आइडियल है, मॉडल है। आपका सर आइडियल कौन है? मैं चाहता हूँ कि एक तो फिल्म का भी एक आइडियल होता है ऑन सिनेमा, वेब सीरीज, और रियल लाइफ का भी एक आइडियल होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मतलब मैं बहुत ज़्यादा मैं किसी चीज़ को फॉलो करता हूँ तो वो है भगवान कृष्ण। अच्छा। मतलब बड़ा थोड़ा वैसा लग सकता है लेकिन मतलब लाइफ में मैं आइडियल उनको मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि महाभारत जो है मतलब अच्छा, जो मेरे को लगता है, मैं महाभारत आजकल वापस भी देख रहा हूँ जबकि मैंने पहले देखी हुई है, कौन सा, रिपीट कर रहा पुराना हूँ। वाला नहीं, या नया 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 वाला, वाला? नया अच्छा। वाला। मुझे ऐसा लगता है कि महाभारत में पूरा जीवन है। ठीक है। मतलब आप यदि बिजनेस चलाने की बात करेंगे तो पूरी रणनीति है। ठीक है। युद्ध क्षेत्र में आपको कैसे करना है उसके लिए रणनीति है। साथ में आपको धर्म के साथ में, आपको अपने कर्म के साथ में कैसे बेस्ट करना है और उसके साथ में कैसे अडिग रहना है उसके लिए भी है। आपके जो दुश्मन हैं, जो इस संसार के साथ में, सोसाइटी के साथ में, बच्चों के साथ में जो अधर्म कर रहे हैं महाभारत के शकुनी। टर्म में, उनको कैसे ट्रीट करना है। लाइफ में जब आप बहुत कुछ कर रहे हैं तो आपको शकुनी भी मिलेंगे, ठीक बात है। उनसे कैसे ट्रीट करना है। हम्म। और यही नहीं, ये सब करते हुए अपने रिजल्ट पर भी पहुंचना है और चेहरे पर आपको 32 इंच की स्माइल भी रखनी है। अच्छा। ये उनसे सीखने को मिलता है। तो मैं हमेशा इस बात को सोचता हूं कि यार जो भगवान कृष्ण हैं उनसे बहुत, मतलब पूरी महाभारत जो इंसिडेंट है, जो उसमें जिस तरीके से उसको किया गया है, धर्म की रक्षा जो करी गई है, जो यहाँ पर अपन बच्चों के फेवर की जो बात कर रहे हैं, मैं उनको हमेशा आइडियल मानता हूँ। और इसलिए हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट, कोई कितना भी स्ट्रेस आए आराम से उसको झेल लिया जाएगा और फिर उस बच्चों के लिए बेस्ट जो कर सकते हैं उसके लिए करेगा। तो ये मुझे लगता है कि हमेशा मेरे मतलब आइडियल जो कैरेक्टर हैं या आइडियल जो पर्सनैलिटी हैं, तो मैं हमेशा भगवान कृष्ण को फॉलो करता हूँ सर। क्या बात है सर, और बहुत अच्छा लगा, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये जवाब, क्योंकि मैं भी उनको बहुत मानता हूँ। और जिंदगी में आजकल के खास करके जो बोले ना, आज के समय में सबसे ज्यादा प्रासंगिक हैं कृष्ण भगवान, क्योंकि आज का जो समय चल रहा है हाँ। उसमें साम दाम दंड भेद हर तरीके से और आपको और सर इसमें और बात है कि अपनी लाइफ में धूम मचा के भी रखना। हाँ, ये भी हर बात है। पल धूम मचाए, मतलब हर टीम के मेंबर को, कि टीम के जो मेंबर नहीं है उन सबको भी लगना चाहिए कि कुछ ना कुछ लाइफ में चल रहा है। सही तो बात वो है। हमेशा धूम मचाने वाला जो कैरेक्टर है ना, वो वाला, इसलिए वो बड़ा मतलब मैं प्रभावित रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि फॉलो कर सकूं। तो सर अब ये बात बताइए कि कृष्ण भगवान तो धर्म पे चलने की रास्ता बताते हैं, आपकी। धर्म का मतलब ये नहीं है सर, धर्म का मतलब है कि हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, अच्छा। हमारी जो सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारियां हैं, उनमें कुछ गलत ना हो। ओ। यदि आज मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, आज बच्चों के साथ में बच्चों को सिलेक्शन है, बच्चों को ढंग से पढ़ाना है, बच्चों को मटेरियल देना है, उनको क्वालिटी एजुकेशन, यही मेरा धर्म है। यही धर्म है, मैं उसी पे आ रहा था, क्योंकि क्या होता है कि आज आपको अब कार चलाना है सर, तो उसमें फ्यूल भी चाहिए, पेट्रोल भी डलवाना है। लेकिन बच्चा अगर आपके पास आ जाता है और बोलता है कि सर ऐसा सिचुएशन है, मेरे पास फाइनेंशियल इशू है, कोविड हुआ, उसमें कुछ हुआ, तो सर कैसे ऐसे आप। बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं हर साल। और हमने एक ग्रुप भी बना रखा है, EA4U, इंजीनियर्स एकेडमी फॉर यू। अच्छा। उसके तहत हमने 2-3 कैटेगरी बना रखी हैं। जैसा कि आप कहेंगे, कोविड आया, ठीक पेंडेमिक है। कोविड ठीक आया, है। और बड़ा मतलब बहुत सारे परिवारों के लिए बड़ा दुख भरा भी रहा, जिनके पेरेंट्स चले गए उस टाइम में। उन बच्चों को पढ़ाते हैं, हम कहते हैं कि आप पढ़ो आराम से, ठीक है। और बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं उस टाइम पर। सेकेंडरी जैसे इंडियन आर्मी के जो बच्चे होते हैं, जिनके अच्छा। पेरेंट्स फादर शहीद हो गए या फिर किसी तरीके से, तो उन सबको भी ऐसे हमने कई सारी कैटेगरीज बना रखी हैं। अच्छा। बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप देना, बहुत सारे बच्चों को फ्री पढ़ाना, और अल्टीमेटली सिलेक्शन दिलाना। उनसे कहते हैं यार देखो, सिलेक्शन हो जाएगा तो पहली तनख्वाह हम लेके फीस तो हम तुम्हारी ले ही लेंगे, वो कोई खास बात नहीं है। अभी तुम तुम्हारा पढ़ के और एकदम सिलेक्शन निकालो और अपनी जो घर परिवार में समस्या चल रही है उन समस्याओं को सॉल्व करो। और जब तुम्हें लगे, एक बात और है सर, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे भी आते हैं, मैं पढ़ता पढ़ता थक गया, लाइफ में लगता है कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ, क्योंकि परिवार की अपनी कुछ समस्याएं हैं। यहाँ पर जो पढ़ रहा है वो उसका पैशन है, लेकिन पैशन और परिवार की समस्या मिसमैच हो रही है, उसकी वजह से वो थका हुआ महसूस करता है। तो उस टाइम पर हम वही जो मैं सोचता था पहले, क्योंकि ये सब चीजें मैंने भी फेस करी है, ओके। तो उस टाइम पर मैं कहता हूँ यार, अपने जो मम्मी है पापा है उनका चेहरा याद करो, देखो यार उन्होंने कितने जीवन में परिस्थितियां देखी है। क्या तुम उनसे ज्यादा थक गए? यदि तुम उनसे ज्यादा थक गए तो ठीक है, फिर तुम छोड़ दो। लेकिन तुम्हें लगता है कि नहीं वो ज्यादा थके हुए हैं, उन्होंने अभी भी ज्यादा मेहनत करी, तुम तुम्हारी प्रिपरेशन कंटिन्यू करो, फिर बच्चे वापस से लग जाते हैं। और सर अगेन मैं वो बात रिपीट करूंगा, नीडी बच्चा
जिसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, जिसको ज़्यादा चाहत होती है, वो ज़्यादा पैशनेट होता है, उसके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, वो जल्दी टाइम एग्जाम में निकालता है। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो EA4U में कनेक्टेड हैं और उनकी डेफिनेटली पूरी इंजीनियर्स एकेडमी की टीम ऐसे बच्चों के लिए हमेशा तत्पर है, हेल्प करती है डिफरेंट डिफरेंट माध्यम से। मतलब कहने का मतलब अगर समराइज करें तो आ, नदी तक वो पहुंचेगा जिसको प्यास बहुत जबरदस्त लगी है। एग्जैक्टली प्यास और भूख बहुत होना चाहिए, खाने का भी स्वाद से तभी आता है जब भूख जबरदस्त लगी है। बिल्कुल ठीक बात है। तो बहुत अच्छा आपने बताया कि वैसे बच्चों को एक आपने EA4U के बारे में बताया कि वैसे माध्यम से स्कॉलरशिप और कर रहे हैं कोविड के बाद, और जैसे सर आज के टाइम में बहुत सिचुएशन हो जाती है। अच्छा लगा मुझे ये। तो कहने का मतलब सर मैं ये समझ पा रहा हूँ कि पंकज सर इमोशनल इंसान भी हैं, है ना? हाँ सर, मतलब इमोशनल तो मैं ज्यादा ही हूँ, मतलब अच्छा, दिखता नहीं है सर क्योंकि वीडियोस में तो आप एकदम नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन मतलब प्रोफेशनलिज्म में वो इमोशनलिज्म दिखनी भी नहीं चाहिए। ओके इस बात को मेरे घर वाले बहुत अच्छे से जानते हैं कि ओके क्योंकि वो एक अलग मैटर है और ये एक अलग मैटर है। हम्म मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा विश्वास भी करता हूँ, और बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ, इसके कई ड्रॉबैक भी हैं। और इमोशनल हूँ क्योंकि कृष्ण भगवान को ही फॉलो करता हूँ। और तब तो इमोशनल मूवी नहीं देखते होंगे सर आप। नहीं, मूवी मतलब कम ही है, मतलब अल्टीमेटली क्योंकि आइडियल वही है, रोल वही है, ओके तो अल्टीमेटली ओके उन्हीं से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें कनेक्टेड रहती है। मतलब मेरे को लगता है कि अगेन मैं वही रिपीट करूंगा, कृष्ण भगवान का रोल और वो महाभारत संसार का सब कुछ है सब कुछ उसमें, है, सब कुछ है। आपको जीवन का कोई सा ही पहलू जीना हो, वहां पर है आपके पास में। चलिए सर, बहुत अच्छा आपने अभी तक बताया, और ये जो है काफ़ी वैल्यूएबल भी रहा मेरे लिए भी, और आई थिंक जितने भी ऑडियंस इसको सुन रहे होंगे, जो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे। अब सर हमारा एक पॉडकास्ट में सेगमेंट होता है, उसको बोलते हैं रैपिड फायर राउंड। अच्छा इसमें आपको लंबे आंसर देने का मौका नहीं मिलेगा, इसमें आपको शॉर्ट में 1 वर्ड 2 वर्ड या फिर 1 लाइन आंसर आप कर अच्छा, सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही पूछना सर जो बिल्कुल सर बिल्कुल। हमने सवाल ही कुछ ऐसे रखे हैं जो कि जाहिर सी बात है, तो शुरू करें जी सर? बिल्कुल हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है सर कि पुराने बच्चों को पढ़ाना आसान है या फिर आज के जेनजी को? पुराने बच्चों को। पुराने बच्चों को, ओके ठीक है। आपके सेंटर सर पूरे इंडिया में चलते हैं, पूरे सेंटर बच्चे पढ़ते हैं, कहाँ के बच्चे ज्यादा मेहनती हैं, मतलब कि इसमें? बिहार के। बिहार के? बिहार के बच्चे ज्यादा मेहनती लगते हैं। क्या बात है, तो बिहार वालों देख लो यार, लाइक हो जाना चाहिए, ठीक सभी है? जगह के बच्चे मेहनती हैं, लेकिन इन कंपैरिजन हम देखेंगे तो बिहार के बच्चे ज्यादा मेहनती हैं। अच्छा, क्या बात है। अगर आप सर एजुकेशन मिनिस्टर होते तो कौन से सेगमेंट पे ज्यादा फोकस करते, ज्यादा काम करते? रिसर्च पर। रिसर्च। रिसर्च पर। क्या बात है। और सर अगर आप खुद किसी जॉब में होते, ये कोचिंग ना होता, तो आप किस जॉब में होते? कौन सा आपका फेवरेट जॉब है? मैं BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। मतलब वो रिसर्च में आपको खास इंटरेस्ट है, लगता है। अल्टीमेटली क्या बात है। इन द लास्ट 15 ईयर द बेस्ट एडवाइस यू गेट? सबसे अच्छा मेरे को लगा कि मेरे को पेरेंट्स ने बोला कि सर आपको रिजल्ट पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, मतलब सिलेक्शन का परसेंटेज आपका ज्यादा होना चाहिए। ये मुझे बेस्ट एडवाइस लगी अभी तक। ओके, ये थोड़ा सा उल्टा है, आदमी बोलता है रिजल्ट पे फोकस नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने इस चीज को ड्राइव किया और वहां से रिजल्ट मिला। एग्जैक्टली क्या एग्जैक्टली। बात है, वेरी नाइस। क्या आपका सर कोई कॉलेज खोलने का प्लान है? नहीं, फिर क्या प्लान है? मेरा प्लान है कि हम स्कूल चलाएं आने वाले दिनों में, और प्राइमरी जो बच्चे हैं उन बच्चों को भी एक बेहतरीन एजुकेशन दे सकें, और स्कूल भी ऐसे शहर में जिस शहर में अच्छे स्कूल की कमी है। अच्छा, बड़े शहरों में, A ग्रेड शहरों में नहीं, BC टाइप के शहरों में, जहां पर कि एक अच्छी एजुकेशन अफोर्डेबल मिल सके। स्कूल मेरा एक ड्रीम है जिसमें कि मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों दैट्स में ग्रेट, क्योंकि स्कूल्स में ज़्यादा रूट्स वहाँ से शुरू होता है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। सो एक बार फिर से मैं पूछना चाहूँगा कि व्हाट यू सी इन एम्प्लॉइज व्हेन यू हायर? मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं जब किसी भी एम्प्लॉय को हायर करता हूँ या बात करता हूँ तो मैं इंसानियत ज़्यादा देखता हूँ। काम तो ठीक है, आज कम आता है कल ज़्यादा आ जाएगा, ठीक बात। तो इंसानियत 51 होनी चाहिए, काम भले ही 49 हो, क्योंकि इंसानियत यदि 49 है तो उसको 51 कभी नहीं बनाया जा सकता, काम को 49 को 51 बनाया जा सकता है। तो हमेशा मैं देखता हूँ कि वो इंसान अच्छे हों, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंकज सर, और इफ आई मे से डॉक्टर पंकज सर, क्या कभी पॉलिटिक्स में एंटर करेंगे? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पंकज सर स्पिरिचुअल इंसान है, बिलीव करते हैं? बहुत ज़्यादा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, स्पिरिचुअल और इमोशनल ये कूट कूट का भरा है। वो दिखना नहीं दिखना अपनी एक बात है,
क्योंकि मैं भगवान कृष्ण को फॉलो करता हूँ तो क्या दिखाना है वो एक अलग बात है। अच्छा। लेकिन वो ओके। मतलब मैं बहुत ही ज्यादा भगवान में विश्वास रखता हूँ, ऊपर वाले में विश्वास रखता हूँ, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हूँ और बहुत ज्यादा इमोशनल भी इसका हूँ। कोई खास बेनिफिट होता है सर विश्वास करने का? बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी थर्ड एनर्जीज हैं जो काम करती हैं, जो नहीं दिखती हैं, और वो काम तभी करती है जब आप उन पर विश्वास करते हैं। अच्छा। तो आप यदि इन पर पॉजिटिव विश्वास करेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा, और ऐसा हमारा मानना ही नहीं है, बहुत सारे लोगों का मानना है, और मैं तो पर्सनली बहुत ज्यादा मानता हूँ ओके। कि कोई ऐसी थर्ड एनर्जी है इस संसार में जो आपको ड्राइव कर रही है, जो आपको चला रही है, और आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही आपको मिलेगा। ठीक है। तो इसके साथ हमारा सर रैपिड फायर राउंड खत्म होता है। अब मैं एक लास्ट सवाल के साथ, और एक लास्ट सवाल कहें या फिर इसको कहें कि लास्ट आपके नोट के साथ मैं एंड करना चाहूँगा इस पॉडकास्ट को, कि एनी फाइनल मैसेज यू वांट टू गिव स्पेशली टू द स्टूडेंट्स एंड कुछ पेरेंट्स को, दोनों को सर अगर कुछ मैसेज देना चाहें जो देख रहे हैं वीडियो, तो प्लीज़ आप देखिए दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा बच्चे कनेक्टेड हैं, इंजीनियरिंग के, डिप्लोमा के, आईटीआई के लाखों बच्चे कनेक्टेड हैं। तो यदि कोई भारत में आपके साथ में कोई चैलेंज आता है किसी एग्जाम को लेके, रिजल्ट को लेके, नोटिफिकेशन को लेके, कहीं लगता है आपको धांधली है, तो हम बच्चों के साथ में खड़े हैं। और यदि आपको प्रिपरेशन भी करनी है तो हम आपके साथ में हमेशा खड़े हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टूडेंट का ना केवल सिलेक्शन बल्कि वो टॉप 10 के अंदर आए। तो हम सभी बच्चों के साथ में खड़े हैं ताकि आपको क्वालिटी एजुकेशन दे सकें। साथ में यदि आपके साथ में लाइफ में कोई चैलेंजेज हैं, चाहे जैसा कि अपन चर्चा कर रहे थे, चाहे वो फाइनेंशियल चैलेंजेज हो, फैमिली के चैलेंज हो, जो XYZ चैलेंज हो, हम उन सभी स्टूडेंट्स के साथ भी खड़े हैं। पूरी इंजीनियर्स अकेडमी की टीम, माई पाठशाला की टीम, इन्फोटेड की टीम, निम्बस लर्निंग की टीम, सभी उन बच्चों के साथ में खड़ी है। बात आती है पेरेंट्स की, तो जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इंजीनियरिंग कराई है, ITI कराया है, डिप्लोमा कराया है, अपने बच्चों को एक बार मौका जरूर दें अच्छा। कि वो तैयारी करें। एक बार उनको फ्री हैंड छोड़ें, 1 साल के लिए छोड़ें, बच्चे भी अपना बेस्ट एफर्ट लगाएं। मैं गारंटी दे सकता हूं मिनिमम जो कंपटीशन का रेशो है वो इसी फील्ड में है, जहां से कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकला जाता है। यदि दूसरे फील्ड में फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकल सकता है, तो यहां तो आधे ही अटेम्प्ट में एग्जाम निकल जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है, क्या क्योंकि बात है। परसेंटेज जो है कंपटीशन का वो बहुत कम है। बहुत कम है। और बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, लाइव क्लासेस भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। आप अपना सिलेक्शन लें, अच्छे से तैयारी करें, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अच्छे मेंटर्स को फॉलो करें, अच्छे टीचर्स को फॉलो करें। तो यही मेरा फाइनल मैसेज है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप बच्चों को एग्जाम निकालें, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या खत्म हो। पेरेंट्स का जो ड्रीम रहता है कि बच्चा इंजीनियरिंग करने के बाद में या डिप्लोमा ITI कुछ करने के बाद में वो जॉब लगेगी उसकी, वो जॉब करेगा, तो उसको फ्री हैंड देके और उसको तैयारी करने का मौका दें और वो निकलेगा। और मैं एक और बात कहूंगा कि जब आपने इंजीनियरिंग करी है, डिप्लोमा करी है, तो हमें टेक्निकल एग्जाम के लिए तैयारी करनी चाहिए, ना कि नॉन टेक्निकल एग्जाम के लिए तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि और भी कोई मेरे लायक पेरेंट्स से या बच्चे से जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है, यदि आपका और भी कोई सजेशन हो या और भी कोई डिस्कशन हो, आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं, ताकि आने वाले दिनों में हम उन सब पर भी चर्चा कर सकें। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच थैंक यू। कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे इस पॉडकास्ट में आए। एंड मुझे बात करके वाकई मज़ा आया, और जो क्लैरिटी मैं आपके अंदर देखता हूँ एज अ लीडरशिप, और जिस तरीके से आप पूरा लीड कर रहे हैं और जिस तरीके से आप रिजल्ट दे रहे हैं, कहने का मतलब कि इंजीनियरिंग में तो मुझे नहीं लगता कि इस जो आप एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं उसमें कोई भी आपके आसपास है रिजल्ट के मामले में। सब बच्चों की मेहनत है, और जो टीचर्स जो इस काम को कर रहे हैं वो दिन और रात मेहनत कर रहे हैं सर। और टीचर्स की अथाह मेहनत, बच्चों के अथाह प्रयास, बिल्कुल वो ही सब कॉम्बिनेशन है अल्टीमेटली बेस्ट रिजल्ट का। बिल्कुल। अभी RRB के टेक्नीशियन का रिजल्ट आया सर, 16 जॉन ऐसे हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक 1 है अपने इंस्टीट्यूट से। तो उसमें टीचर्स ने अथाह मेहनत करी है, बच्चों ने दिन और रात मेहनत करी है, लगे रहे हैं, सिस्टम पर विश्वास किया है, तो रिजल्ट तो फिर आ ही जाने। मेहनत करनी है तो रिजल्ट की ज़्यादा चिंता नहीं है, वो तो आ ही जाने। क्या बात है। तो थैंक यू सो मच टू आवर ऑडियंस, या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट, ये कन्वर्सेशन अच्छा लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली जो अपने टेक्निकल फ्रेंड्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी भी हमने शेयर की, बात किया है, पंकज सर के लाइफ पे भी हमने बात किया है, और सब कुछ हमने कोशिश किया है कि एक शॉर्ट समय में आपको एक वैल्यूएबल पॉडकास्ट, जहाँ पे आज इंटरनेट पे इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपके, आई थिंक कि 90% वो आपके काम की नहीं है। आप उसको देखते हैं, आप एक डोपामाइन रिलीज करते हैं, आप उस एक वीसियस साइकिल में फंस जाते हैं। आप ऐसे अच्छी चीज़ों का चयन करें। कहते हैं ना सर कि अगर अंधेरा को हटाना है तो हम नहीं हटा सकते, बस हमें एक
बल्ब जला सकते हैं, रोशनी जला सकते हैं, वो अपने आप रिप्लेस कर देगा। अगर आप अच्छी चीज़ों को सब्सक्राइब करते हैं, उनको देखते हैं, जाहिर सी बात है कि आपके फीड में वही आएगा। आपको फीड अपना खुद सही करना है। मैं सभी अपने दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने देखा इस पॉडकास्ट को। एंड थैंक यू सर वंस अगेन फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सर। एंड थैंक यू सर, थैंक यू।